अरे यार, ये लोग क्या कहेंगे वाली सोच कितनी कॉमन है ना। मतलब लिटरली कुछ भी करने से पहले दिमाग में यही फ्लैश होता है। सच में यार। ऐसा क्यों होता है कि हमें इतनी ज्यादा परवाह होती है दूसरों की ओपिनियन की? यार सीरियसली, ये सवाल बहुत डीप है और प्रैक्टिकली हर कोई इससे रिलेट कर सकता है किसी ना किसी पॉइंट पर। ये फीलिंग कहीं ना कहीं हम सबके अंदर होती है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। चलो फिगर आउट करते हैं कि ये सोच आती कहाँ से है। क्या ये हमारे एवोल्यूशन का हिस्सा है? हाँ, मतलब हमारे ब्रेन का इसमें क्या रोल है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इससे डील करने का कोई स्मार्ट तरीका है? जरूर। आज की इस बातचीत में हम एक्सप्लोर करेंगे इसके एवोल्यूशनरी रूट्स, हमारे दिमाग का साइंस इसके पीछे, कैसे ये हमारी आइडेंटिटी बनाता है, सोशल मीडिया का इस पर क्या इम्पैक्ट है, और आखिर में एक हेल्दी बैलेंस कैसे फाइंड किया जाए बिटवीन केयरिंग एंड नॉट केयरिंग टू मच। ओके, चलो इसे खोलते हैं। लेट्स अनपैक दिस। शुरुआत करते एकदम बेसिक से। हम इंसान हैं, सोशल क्रीचर्स, है ना? बिल्कुल। अकेले रहने के लिए तो डेफिनेटली नहीं बने। यही तो फाउंडेशन है। जरा सोचो, लाखों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स के लिए ग्रुप में रहना सर्वाइवल की गारंटी थी। अच्छा। हाँ, जिसे ग्रुप एक्सेप्ट करता था वही सर्वाइव करता था, उसी के जीन्स आगे बढ़ते थे। जिसे ग्रुप से निकाल दिया उसकी सर्वाइवल चांसेस बहुत कम थी। सही बात है। अकेला इंसान क्या ही करता होगा? अकेले शिकार करना, प्रेडेटर्स से बचना, रिसोर्सेज मैनेज करना, ये सब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मतलब ग्रुप का पार्ट बने रहना वाज लिटरली अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ। बिल्कुल। कोई वंडर नहीं कि हमें रिजेक्शन से इतना डर लगता है। प्रिसाइजली। तो दूसरों की राय की परवाह करना, डिसअप्रूवल को नोटिस करना, अपने बिहेवियर को ग्रुप नॉर्म्स के हिसाब से एडजस्ट करना, ये सब हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा बन गया। ये सिर्फ कोई रैंडम हैबिट नहीं है, ये हमारे दिमाग के न्यूरल सर्किटरी में डीपली हार्डवायर्ड है। इट्स लाइक एन एवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर अपडेट। इंटरेस्टिंग। तो ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि ब्रेन में भी कुछ एक्चुअल केमिकल प्रोसेस होता है? हाँ, न्यूरोबायोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब हमें सोशल अप्रूवल मिलता है, कोई तारीफ करता है, हमें एक्सेप्ट करता है, हमारी पोस्ट पर लाइक्स आते हैं, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामिन? अच्छा। हाँ, ये वही फील गुड केमिकल है जो हमें अच्छा खाना खाने, कोई रिवॉर्ड जीतने या इवन कुछ एडिक्टिव सब्सटेंसेस से मिलता है। ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स जैसे वेंट्रल स्ट्रिएटम, वो लाइट अप हो जाते हैं। हमें अच्छा लगता है एंड वी वांट मोर ऑफ दैट फीलिंग। वाओ, तो अप्रूवल लिटरली एक ड्रग जैसा है दिमाग के लिए। दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट। एक तरह से हाँ। और फ्लिप साइड पर देखो, जब सोशल रिजेक्शन होता है, कोई क्रिटिसाइज करता है, हमें इग्नोर करता है, ग्रुप से एक्सक्लूडेड फील होता है, हाँ। तो ब्रेन के वो पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं जो फिजिकल पेन प्रोसेस करते हैं। स्पेसिफिकली डोर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, डीएसईसी और एंटीरियर इंसुला। क्या सच में? हाँ, फंक्शनल एमआरआई स्टडीज में ये साफ साफ दिखता है। सीरियसली? मतलब सोशल पेन जैसे बेइज्जती फील होना या अकेलापन, दिमाग उसे लिटरली वैसे ही प्रोसेस करता है जैसे हाथ पर चोट लगना। दैट्स इंटेंस। हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, इट फिजिकली हर्ट्स इन द ब्रेन। दिमाग के लिए सोशल एक्सक्लूजन एक बहुत बड़ा थ्रेट सिग्नल है, बिल्कुल फिजिकल डेंजर जैसा। ऐसा क्यों? एवोल्यूशनरी स्पीकिंग, ग्रुप से बाहर होना मौत का सिग्नल था, इसलिए हमारा ब्रेन इसे आज भी इतनी सीरियसली लेता है। अरे बाप रे, तभी शायद पब्लिक स्पीकिंग से लोगों को मौत से ज्यादा डर लगता है, बिकॉज इट फील्स लाइक द एंटायर ट्राइब इज जजिंग यू एट वंस। यू नेल्ड इट। वो एक हाईली इंटेंस मोमेंट होता है जहां पूरा ग्रुप आपको इवैल्यूएट कर रहा होता है। आपका दिमाग का थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम, द अमिगडाला, समझो ब्रेन का स्मोक डिटेक्टर है। डेंजर के लिए वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। अच्छा। उसे लगता है जैसे कोई मेजर थ्रेट सामने है, रिजेक्शन का खतरा जो हमारे एंसेस्टर्स के लिए जानलेवा था। वो एंशिएंट अलार्म सिस्टम आज भी पूरी इंटेंसिटी से बज उठता है, इवन इफ इट्स जस्ट अ प्रेजेंटेशन। ओके, ये एवोल्यूशन और ब्रेन वाला पार्ट मेक सेंस, पर ये हमारी आइडेंटिटी से कैसे जुड़ता है? हु एम आई, इस फंडामेंटल सवाल से। देखो, हम अपनी आइडेंटिटी काफी हद तक दूसरों के रिएक्शन से शेप करते हैं। एक सोशियोलॉजिस्ट थे, चार्ल्स कूली, उन्होंने इसे लुकिंग ग्लास सेल्फ कहा था। लुकिंग ग्लास सेल्फ? हाँ, एसेंशियली हम खुद को वैसा देखते हैं जैसा हमें लगता है कि दूसरे हमें देखते हैं। इट्स लाइक लुकिंग इनटू अ मिरर, और वो मिरर दूसरों के परसीव्ड जजमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जैसे बचपन में होता है। एग्जैक्टली। बचपन में हम पेरेंट्स के एक्सप्रेशंस, उनके वर्ड्स से सीखते हैं कि हम कौन हैं, अच्छे, बुरे, स्मार्ट, क्लमजी। हाँ। वो जो फीडबैक देते हैं उसे हम इंटरनलाइज कर लेते हैं एज पार्ट ऑफ आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट, एंड ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। बाद में फ्रेंड्स,
कलीग्स, पार्टनर्स की ओपिनियंस हमारी सेल्फ इमेज को कंटिन्यूअसली मोल्ड करती हैं। मतलब दूसरों की राय इज लाइक द रॉ मटेरियल जिससे हम अपनी सेल्फ इमेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। काफी हद तक, हाँ। खासकर एडोलेसेंस में, जैसा एरिक एरिक्सन की डेवलपमेंटल थ्योरी में है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन एक सेंट्रल टास्क होता है और पीयर अप्रूवल एक्सट्रीमली क्रूशल बन जाता है। सही बात है, टीनेजर्स तो बहुत सोचते हैं इस बारे में। टीनेजर्स कॉन्स्टेंटली पूछते हैं, एम आई कूल इनफ, एम आई अट्रैक्टिव, एम आई केपेबल, और इन सवालों के आंसर्स वो दूसरों के बिहेवियर और रिएक्शंस में ढूंढते हैं। इसीलिए जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो वो सिर्फ एक ओपिनियन नहीं लगती। इट फील्स लाइक एन अटैक ऑन आवर वेरी बीइंग, हमारी कोर आइडेंटिटी पर हमला, क्योंकि वो ओपिनियन उस रॉ मटेरियल को चैलेंज कर रही होती है जिससे हमने अपनी सेंस ऑफ सेल्फ बिल्ड की है। तो ये सिर्फ अच्छा फील करने की बात नहीं है, इट्स मोर लाइक अ फंडामेंटल नीड, एक बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट। एब्सोल्युटली। अब्राहम मैस्लो की फेमस हायरार्की ऑफ नीड्स को देखो। बेसिक सर्वाइवल, फूड, वाटर, शेल्टर और सेफ्टी नीड्स के ठीक बाद आती है लव एंड बिलोंगिंग, और फिर एस्टीम, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, पढ़ा है मैंने। सोशल कनेक्शन फंडामेंटल हैं। ये वेलबींग के लिए ऑप्शनल नहीं है। और अगर ये नीड पूरी ना हो तो लोनलीनेस का क्या? रिसर्च यहाँ बहुत क्लियर और क्वाइट शॉकिंग है। क्रॉनिक लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन हमारी हेल्थ के लिए उतने ही डेंजरस हो सकते हैं जितना दिन में 15 सिगरेट पीना या ओबेसिटी। क्या बात कर रहे हो, इतना ज्यादा? हाँ, और ये सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं है, ये फिजिकल हेल्थ को भी डीपली इंपैक्ट करता है। लोनलीनेस स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल बढ़ाता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करता है, कॉग्निटिव फंक्शन को इम्पेयर करता है और इवन मोर्टेलिटी रिस्क बढ़ाता है। डैम, दैट्स सीरियस स्टफ। और ये सिर्फ ग्रुप का हिस्सा होना ही नहीं, ग्रुप में स्टेटस भी मैटर करता है कि लोग मेरी इज्जत करें, मुझे इंपॉर्टेंस दें। हाँ, ह्यूमन बीइंग्स कुछ हद तक हायरार्किकल होते हैं। हम ग्रुप्स में स्टेटस के लिए compete करते हैं। अच्छा। ये भी एवोल्यूशन से जुड़ा है। हिस्टोरिकली हायर स्टेटस का मतलब था रिसोर्सेज तक बेहतर एक्सेस, मेट्स और ज्यादा इन्फ्लुएंस। ये सब सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बूस्ट करता था। आज भले ही ऑफिस पॉलिटिक्स में बुरा लगना या सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट जानलेवा ना हो, पर हमारा ब्रेन उसे स्टिल उसी एंशिएंट हाई स्टिक्स लेंस से प्रोसेस करता है। तो हमारा ब्रेन बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने वर्जन पे चला रहा है इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। लार्जली हाँ, वो फाइट ऑफ फ्लाइट स्ट्रेस रिस्पॉन्स तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। हार्ट रेस करता है, हथेलियों में पसीना, हाँ हाँ होता है। जैसे सच में कोई फिजिकल थ्रेट हो, जबकि हुआ बस ये है कि किसी ने मीटिंग में आपके आइडिया को शूट डाउन कर दिया। ओके, एक और बात, ये जो हम अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग तरह से एक्ट करते हैं, ऑफिस में सुपर प्रोफेशनल, दोस्तों के साथ टोटली चिल, इसका क्या सीन है? क्या ये फेक होना है? सोशियोलॉजिस्ट अर्विंग गॉफमैन ने इसे ड्रामाटर्जी कहा है। उनका आइडिया था कि सोशल लाइफ एक थिएटर स्टेज की तरह है। अच्छा। हम सब एक्टर्स हैं, अलग अलग सिचुएशंस, स्टेजेस पर अलग अलग ऑडियंस के सामने अलग अलग फेसेस या पर्सोनास प्रेजेंट करते हैं। हाँ। हम इंप्रेशन मैनेजमेंट में एंगेज करते हैं, एक्टिवली कोशिश करते हैं कि दूसरे हमें कैसे परसीव करें। पर क्या ये इनऑथेंटिक नहीं हुआ, नकलीपन नहीं हुआ? ये जरूरी नहीं कि फेक हो, डिसेप्टिव सेंस में ये सोशल अडेप्टेबिलिटी ज्यादा है। इसे अडेप्टिव सोशल फंक्शनिंग कहते हैं। ओके। आप अपने बॉस से वैसे बात नहीं करेंगे जैसे अपने बचपन के दोस्त से करते हैं, एंड दैट्स परफेक्टली नॉर्मल एंड फंक्शनल। ये सोशल इंटेलिजेंस दिखाता है, कॉन्टेक्स्ट को समझना और अप्रोप्रिएटली बिहेव करना। फेयर इनफ। पर यार, ये कॉन्स्टेंटली मैनेज करना थका देने वाला भी तो होता होगा। हमेशा सोचना कि मैं कैसी दिख रही हूँ, वो क्या सोच रहे होंगे। बिल्कुल हो सकता है। हम कांस्टेंट सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं। रिसर्च बताती है कि लोग अपने दिन का सिग्निफिकेंट हिस्सा ये सोचने में बिताते हैं कि वो दूसरों को कैसे दिख रहे हैं। हे भगवान। और इससे जुड़ा है स्पॉटलाइट इफेक्ट। स्पॉटलाइट इफेक्ट, ये क्या है? सुना सुना सा लग रहा है। ये हमारी टेंडेंसी है ओवर एस्टिमेट करने की, कि दूसरे हमारे एक्शंस या अपीयरेंस को कितना नोटिस करते हैं। हमें लगता है सब हमें ही देख रहे हैं, हमारी छोटी सी मिस्टेक, ऑकवर्ड मोमेंट या बैड हेयर डे को जूम करके देख रहे हैं, जैसे हम पर एक स्पॉटलाइट हो। हाँ, ऐसा लगता तो है कभी कभी। रियलिटी में ज्यादातर लोग अपनी दुनिया में बिजी होते हैं, एंड हमें उससे कहीं कम नोटिस करते हैं जितना हम सोचते हैं। We significantly overestimate the extent to which our actions and appearance are noted by others. ये सुनकर थोड़ी राहत मिले, पर क्या हमारा दिमाग भी हमें धोखा देता है इस मामले में? मतलब क्या हम जानबूझकर नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं? Oh yes, कई cognitive biases, सोचने का पैटर्न जो रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं, इस चिंता को बढ़ाते हैं।
जैसे कन्फर्मेशन बायस। वो क्या होता है? अगर हम मन ही मन डरते हैं कि लोग हमें पसंद नहीं करते, तो हम हर छोटी क्रिटिसिज्म को याद रखेंगे और सारी तारीफें भूल जाएंगे, जो हमारे बिलीफ को कंफर्म करेगा। अच्छा। और वो नेगेटिविटी बायस जिसका जिक्र पहले किया था। हाँ। बिल्कुल, हमारा दिमाग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से ज्यादा वेटेज देने के लिए वायर्ड है। एवोल्यूशनरी थ्रेट मिस करना जानलेवा हो सकता था, रिवॉर्ड मिस करना उतना क्रिटिकल नहीं था। पर आज इसका मतलब है कि एक नेगेटिव कमेंट 10 अच्छी बातों पर भारी पड़ सकता है, हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक रहता है। उफ, ये तो सच है। और वो दूसरों के मन की बात पढ़ने की कोशिश करना, उसे कहते हैं माइंड रीडिंग। हम बिना किसी सबूत के अंदाजा लगा लेते हैं, और ज्यादातर नेगेटिव ही, कि दूसरा क्या सोच रहा है। वो जरूर मेरे आउटफिट पर हंस रहे होंगे, या उन्हें पक्का मेरा आइडिया बेवकूफी भरा लगा होगा। हाँ, होता है ऐसा। और फिर एक कैटास्ट्रोफाइजिंग, छोटी सी डिसअप्रूवल को बहुत बड़ा बना देना। जैसे किसी ने तुरंत कॉल बैक नहीं किया तो सोचना बस हमारी दोस्ती खत्म। और वो कांस्टेंट कंपैरिजन गेम, खासकर सोशल मीडिया के साथ। ये बिल्कुल सोशल कंपैरिजन थियरी। हम लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, ये जानने के लिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और सोशल मीडिया के जमाने में ये कंपैरिजन कभी खत्म ही नहीं होता, और अक्सर स्क्यूड होता है। स्क्यूड कैसे? बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी मेसी, अनएडिटेड, बिहाइंड द सीन्स वाली जिंदगी को दूसरों की केयरफुली क्यूरेटेड, फिल्टर्ड हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं। ओह हाँ। और नतीजा क्या होता है? इनएडिक्वेट फील करना, या लगना कि हम पीछे रह गए हैं। क्या ये लोग क्या कहेंगे वाला प्रेशर हर जगह एक जैसा होता है, या कल्चर पे भी डिपेंड करता है? इंडिया में तो डेफिनेटली ये काफी स्ट्रांग है। कल्चर का बहुत बड़ा रोल है। कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में, जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कॉमन है, ग्रुप हार्मनी, सोशल ऑर्डर बनाए रखना और इज्जत बचाना, फेस सेविंग, खुद की और ग्रुप की पब्लिक एम्बैरेसमेंट से बचना बहुत जरूरी माना जाता है। हाँ, ये तो है। इंडिविजुअल डिजायर्स अक्सर ग्रुप की जरूरतों और एक्सपेक्टेशंस के सामने पीछे रह जाती हैं। जैसे चीन में फेस का कॉन्सेप्ट, मैंने सुना है इसके बारे में। एग्जैक्टली। फेस का मतलब है दूसरों की नजरों में किसी का सोशल स्टैंडिंग, रेपुटेशन और डिग्निटी। फेस लूज करना एक मेजर सोशल ब्लो है। इसी तरह फिलीपींस में हिया, शर्म, सोशल प्रोप्राइटी जैसे कॉन्सेप्ट्स दिखाते हैं कि सोशल रिगार्ड आइडेंटिटी से कितना जुड़ा है। और वेस्टर्न कंट्रीज में, जहाँ इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा फोकस होता है, जैसे यूएस या यूरोप, वहां अक्सर इंडिपेंडेंस का कल्चरल नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग होता है। मुझे परवाह नहीं लोग क्या सोचते हैं। पर रिसर्च दिखाती है कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में भी लोग दूसरों की ओपिनियंस की उतनी ही परवाह करते हैं, बस इवैल्यूएशन का फोकस बदल जाता है। अच्छा, कैसे? कंफॉर्मिटी की बजाय लोगों को इंडिविजुअल अचीवमेंट्स, यूनिकनेस और सेल्फ रिलायंस पर ज्यादा जज किया जाता है। तो वो अभी भी जज कर रहे हैं, बस क्राइटेरिया अलग है। मेक सेंस। प्रिसाइजली। और मजे की बात यह है कि मुझे परवाह नहीं लोग क्या सोचते हैं, ये कहना भी अपने आप में एक परफॉर्मेंस हो सकता है सोशल अप्रूवल पाने के लिए। अरे वाह। कूल, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट दिखना जो उन कल्चर्स में वैल्यू ट्रेट्स हैं, ये भी इंप्रेशन मैनेजमेंट का ही एक फॉर्म है। और सोशल मीडिया आज ऐसा लगता है इसने इस पूरी चीज को एक इनसेन लेवल पर एम्पलीफाई कर दिया है ना। हर पोस्ट, हर पिक्चर पब्लिक जजमेंट के लिए है। लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स। यू बेट। सोशल मीडिया ने एसेंशियली हमारी अप्रूवल की जरूरत को वेपनाइज कर दिया है। लाइक्स और कमेंट्स इंस्टेंट क्वांटिफाइड फीडबैक देते हैं, वो डोपामिन हिट जिसकी हमने बात की थी। ये एडिक्टिव लूप्स बनाता है, गैम्बलिंग जैसा, कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन के लिए चेक करना। और जजमेंट परमानेंट फील होता है, और पोटेंशियली लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक ऑकवर्ड फोटो या कंट्रोवर्शियल ट्वीट सालों तक पीछे पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसने एंजाइटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया है, खासकर यंग लोगों में। स्टडीज दिखाती हैं टीन्स दिन में सैकड़ों बार फोन चेक करते हैं, अक्सर सोशल वैलिडेशन ढूंढते हुए। हाँ यार, प्रेशर बहुत है। जजमेंट पब्लिक है, क्वांटिफाइबल है, कितने लाइक्स और परसिस्टेंट है। ये इमेंस प्रेशर है। वो फोमो भी इसी से जुड़ा है ना। कॉन्स्टेंटली चेक करना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, ऐसा फील करना कि आप छूट रहे हो। हाँ, फोमो परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है हमारे रियल टाइम सोशल एक्सक्लूजन के डीप फियर को। ये फीलिंग कि अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं तो आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं, कलेक्टिव एक्सपीरियंस से एक्सक्लूड हो रहे हैं। सही में हमने अनजाने में एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां सोशल इवैल्यूएशन कांस्टेंट, पब्लिक और परमानेंट है। ये हमारे इवॉल्व्ड ब्रेन्स के लिए इनक्रेडिबली टैक्सिंग है। तो ये नॉर्मल चिंता कब हद से ज्यादा हो जाती है, एक रियल प्रॉब्लम कब बन जाती है? हेल्दी सोशल अवेयरनेस और कुछ सीरियस होने में क्या फर्क है? ये प्रॉब्लमैटिक तब बन जाता है जब जजमेंट का डर एक्सेसिव हो,
परसिस्टेंट हो और डेली लाइफ में सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर करने लगे। ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के रूप में सामने आ सकता है। ओह, ग्लोबली ये एडल्ट्स के एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज को कभी ना कभी अफेक्ट पड़ता है। इसके मुख्य लक्षण हैं सोशल सिचुएशंस का इंटेंस डर, जज या स्क्रूटनाइज किए जाने का एक्सट्रीम डर, इंटेंस सेल्फ कॉन्शियसनेस और सोशल इंटरैक्शंस को पूरी तरह अवॉइड करना। एसिडी में कोर डर क्या होता है? कोर बिलीफ आमतौर पर यह होता है कि इंसान को लगातार देखा जा रहा है और नेगेटिवली इवैल्यूएट किया जा रहा है। हर छोटी गलती मैग्नीफाइड लगती है। हर इंटरैक्शन इंटेंस स्क्रूटनी के तहत एक परफॉर्मेंस जैसा लगता है। ये कांस्टेंट इंटरनल मोनोलॉग कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, पैरालाइजिंग हो सकता है। और वो लोग जो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, पीपल प्लीजिंग, हाँ, क्या वो भी इसी अम्ब्रेला में आता है? पीपल प्लीजिंग एसिडी जैसा क्लिनिकल डिसऑर्डर नहीं है, पर यह डेफिनेटली एक रिलेटेड मैलअडैप्टिव पैटर्न है। इसमें आप लगातार अपनी जरूरतें, ओपिनियंस और फीलिंग्स को दबाते हैं अप्रूवल पाने या कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए। पीपल प्लीजर्स को अक्सर नो कहना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट लगता है। इसका नुकसान क्या है? सुनने में तो अच्छा लगता है। कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से टच खो देते हैं। आप एक गिरगिट बन जाते हैं जिसके साथ है उसके हिसाब से रंग बदलते हैं बजाय जेन्युइन होने के। सही बात है। इससे अंदर ही अंदर गुस्सा, रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन भरता है और इवेंचुअली बर्नआउट हो जाता है। और क्रिटिकली खुद को लगातार दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ढालना असली रिश्ते बनने और सेल्फ डिस्कवरी को रोकता है। आप कभी खुद को सही से जान ही नहीं पाते या दूसरों को असली आप जानने नहीं देते। तो इसका हल क्या है फिर? क्या हमें बिल्कुल परवाह करना छोड़ देना चाहिए? एकदम टोटल केयर फ्री हो जाना चाहिए? नहीं, सोशल फीडबैक को पूरी तरह इग्नोर करना भी हेल्दी नहीं है। उस लेवल का डिसरिगार्ड साइकोपैथी या कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जुड़ा हो सकता है। अच्छा, हेल्दी फंक्शनिंग के लिए सोशल क्यूज और फीडबैक के प्रति सेंसिटिव होना जरूरी है। ये हमें सीखने, कॉपरेट करने, सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और रिश्ते बनाए रखने में मदद करता है। फीडबैक हमें बताता है कि हमारे एक्शंस दूसरों को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो फिर सही बैलेंस क्या है? यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। जो कि कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिस्ट बताते हैं वो है डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ। इसका मतलब है अपनी सेंस ऑफ सेल्फ बनाए रखना, अपने वैल्यूज, बिलीव्स और आइडेंटिटी की सेंस, और साथ ही दूसरों से इमोशनली जुड़े रहना और उनके फीडबैक के लिए ओपन रहना। ये आइदर और सिचुएशन नहीं है, ये दोनों को इंटीग्रेट करने के बारे में है। मतलब ये डिसाइड करना कि किसकी ओपिनियन सच में मैटर करती है और किसकी नहीं। एग्जैक्टली। इसमें सिलेक्टिवली ओपिनियंस को वैल्यू करना शामिल है। उन लोगों के फीडबैक को महत्व दें जिनका आप सम्मान करते हैं, जो आपको अच्छी तरह जानते हैं और आपके भले के बारे में सोचते हैं। करीबी दोस्त, भरोसेमंद मेंटर्स, फैमिली। और बाकी? और उन ओपिनियंस को डिस्काउंट करना या कम महत्व देना सीखें जो एनोनिमस स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन से आ रही हैं, एजेंडा वाले क्रिटिक्स से या उन लोगों से जो शायद अपनी समस्याएं आप पर प्रोजेक्ट कर रहे हों। हर ओपिनियन का वजन या वैलिडिटी बराबर नहीं होता। और इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं। कोई क्या कर सकता है असल में? हाँ, कई तरीके मदद कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक CBT बहुत इफेक्टिव हैं। वो आपको सोशल इवैल्यूएशन के बारे में उन ऑटोमेटिक नेगेटिव विचारों को पहचानना और चैलेंज करना सिखाती हैं। क्या सच में सब मुझे ही देख रहे हैं? क्या सच में दुनिया खत्म हो जाएगी अगर किसी को मेरी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई? अच्छा। इसमें धीरे धीरे एक्सपोजर भी शामिल हो सकता है। डरावनी लगने वाली सोशल सिचुएशंस का छोटे स्टेप्स में सामना करना ताकि कॉन्फिडेंस बने। और थोड़ा खुद पर रहम करना, सेल्फ काइंडनेस। क्रूशल। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना वाइटल है। खुद के साथ वैसी ही काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग से पेश आएं जैसी आप एक अच्छे दोस्त के साथ मुश्किल वक्त में। किसी परसीव्ड सोशल ब्लंडर के बाद खुद को कोसने की बजाय ये स्वीकार करें कि गलतियां करना और जज्ड फील करना यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। माइंडफुलनेस भी मदद करती है। अप्रूवल पाने की इच्छा को जब वो उठे तो बस नोटिस करना, उसे बिना जजमेंट के स्वीकार करना और इम्पल्सिवली रिएक्ट न करने का चुनाव करना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम लोग क्या कहेंगे इसलिए सोचते हैं क्योंकि एवोल्यूशन ने हमें ऐसा बनाया। हमारा दिमाग अप्रूवल पर रिवॉर्ड और रिजेक्शन पर फिजिकल पेन जैसा दर्द देता है। हम अपनी पहचान कुछ हद तक दूसरों की नज़र से बनाते हैं और सोशल कनेक्शन और स्टेटस आज भी हमारी वेलबींग के लिए डीपली इम्पॉर्टेंट है। ये कोई कमजोरी नहीं, ये बहुत ह्यूमन है। इससे बेहतर नहीं कह सकता था।
चैलेंज ये नहीं कि परवाह करना बंद कर दें, बल्कि इसे समझदारी से कैलिब्रेट करें। चुनने की आप किसकी परवाह करते हैं, कितनी और कब। ग्रोथ के लिए जेन्युइन फीडबैक लें, पर अपनी कोर सेल्फ वर्थ को पूरी तरह एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंडेंट न होने दें। अप्रूवल के लिए परफॉर्म करने की बजाय ऑथेंटिक कनेक्शंस बनाने पर फोकस करें। और ये रियलाइज करना कि दूसरों की ओपिनियंस अक्सर उनके बारे में ज़्यादा बताती हैं, उनकी अपने फिल्टर्स, बायसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, बजाय इसके कि वो हमारे बारे में कोई ऑब्जेक्टिव सच हो। ये रियलाइजेशन इनक्रेडिबली लिबरेटिंग हो सकता है। ये फोकस को मुझ में क्या गड़बड़ है से शायद उनके साथ क्या चल रहा है पर शिफ्ट कर देता है। सोचने वाली बात ये है, अगली बार जब लोग क्या कहेंगे का ख्याल आए, तो शायद रुक कर पूछें, क्या ये ओपिनियन सच में मेरे बारे में है, या ये उस दूसरे इंसान के अपने पर्सपेक्टिव, डर या एक्सपेक्टेशंस के बारे में ज़्यादा बताती है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल टॉक एंड हील को सब्सक्राइब करें। See ya!